फ्रेंड्स, अगस्त के महीने में मैंने एक आंसर राइटिंग कोर्स स्टार्ट किया था। इस कोर्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी देने के लिए मैं आपको एक डेमो वीडियो दे रहा हूँ। देखिए, मैंने अगस्त के माह में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ 8 मॉडल आंसर शेयर किए थे। उसी में से ये एक मॉडल आंसर है जो मैंने उनके साथ शेयर किया था। आप इसको देखिए, अगर आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल आंसर्स आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं और या आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसकी फ़ीस है 400 रुपी पर मंथ। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम पे मैं आपको अपनी अकाउंट की डिटेल दे दूंगा। आप डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स का डेमो वीडियो देखिए और फिर इसे डिसाइड कीजिए। देखिए, एक दो बातें मैं आपसे और करना चाहूँगा इस कोर्स के बारे में। देखिए, इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? पहली बात है, एक प्रेजेंटेशन कैसे रखते हैं एक आंसर की, वो आपको मिलेगा। अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं इस पॉइंट को आप वहाँ पे देखिएगा। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान, आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाएगा टॉपिक से रिलेटेड। और इसके साथ ही अपने क्वेश्चन को कैसे शब्दों की सीमा के भीतर रखें, ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स में सीखते हैं। तो अब आप डायरेक्ट देखिए, जो मैंने डेमो वीडियो बनाया है उसको देखिए, और उसके बाद अगर आपको ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के आंसर राइटिंग कोर्स में आपका स्वागत करता हूं, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपके सामने कुछ सिंपल बातें रखूँगा, और जब ये सिंपल बातें रख चुकूँगा उसके बाद जो हम लोगों का एक मॉडल आंसर हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आया, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आपने आंसर लिखा होगा, तो ये मत समझिए कि अगर आप 1000 और नए फैक्ट याद कर लेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, आपके लिए सब इजी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आप 10 बुक और भी पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ इजी हो जाएगा और आप यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। आपके मार्क्स इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आप जो फैक्ट्स का, जिन तथ्यों का आप यूज़ कर रहे हैं या जिन तथ्यों को जानते हैं आप, उनका प्रयोग आप कैसे करते हैं, उनको यूज़ आप कैसे करते हैं। सपोज़ आपने एक पूरी बुक पढ़ी है ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, और आपको लैंग्वेजेस या भाषा के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन हो क्या रहा है कि आप जब आपको आंसर लिखना है उस समय आपको कोई तथ्य याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, आपको फैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर देते समय आपके पास कोई भी ऐसा फैक्ट आपको नहीं मिल रहा है जिसका आप यूज़ कर सकें। तो इस चीज़ को हमें सही करना होगा, और धीरे धीरे इस कोर्स के दौरान हम लोग इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, एक बात और कहूँगा कि बेहतर समझ के लिए, अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है इनको बार बार आप देखिएगा, एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए, मैं आपके सामने सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ूंगा, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। इसके ऊपर कई सारी बातें करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, क्वेश्चन है कि ये लैंग्वेज ओरिजिनेट्स एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड डिफ्यूजेस टू अदर लोकेशंस थ्रू द माइग्रेशन ऑफ इट्स स्पीकर्स। तो एक ये स्टेटमेंट दे दिया गया है, और उसके बाद कहा गया है कि एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज हॉटस्पॉट्स एंड इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट्स। ये कहा जा रहा है कि भाषा एक विशेष स्थान पे उत्पन्न होती है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे भाषा उत्पन्न होती है, और फिर जो इसको बोलने वाले लोग हैं वो जब दूसरी दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, तो ये अन्य स्थानों पे भी फैल जाती है। तो भाषा हॉट स्पॉटों और संकटापन्न हॉट स्पॉटों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन ये आपके सामने चैलेंजेस क्या पेश करेगा। 3 चैलेंज आएंगे आपके सामने। पहला होगा टाइम का चैलेंज, यानी कि एक लिमिटेड टाइम में आपको इसका आंसर देना है। अब देखिए, मैंने एक पोल टेलीग्राम पे डाला था, कुछ लोगों ने उसका आंसर दिया। उसके थ्रू मुझे पता चला कि किसी ने भी इस क्वेश्चन को इजी नहीं बोला, या तो सबको ये मॉडरेट और कुछ लोगों को ये टफ लगा, यानी कि कुछ लोगों को बहुत कठिन और कुछ लोगों को हल्का कठिन लगा। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा है तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा इसका आंसर सोचने के लिए। फिर दूसरी बात आती है स्पीड, यानी कि अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो एक तरह से आपकी जो सोचने की स्पीड है वो धीमे हो जाएगी, और जब स्पीड धीमे हो जाएगी तो आपका जो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम है वो कम बचेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ टफ है तो टफ को इसीलिए है क्योंकि उसका आंसर सोचने में आपको टाइम लग रहा है। अगर तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ जाता है तो आप कहते हैं ईजी है।
फिर देखिए एक और चैलेंज जो आएगा वो होगा वर्ड्स की लिमिट का, यानी कि कहीं ऐसा ना हो आप ज़्यादा वर्ड्स लिख दें या कम वर्ड्स लिखें। तो ये कुछ चैलेंजेस आएंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में। अब देखिए एक बात यहाँ पे मैं शुरुआत में ही बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन वर्ड्स को ध्यान से देख लें। जैसे एग्जामिन यानी कि परीक्षण, तो क्या पूछा गया है यहाँ पे? हो सकता था क्रिटिकली इवेलुएट कहा गया होता, क्रिटिकली एग्जामिन कहा गया होता। तो जो वर्ड आता है उसका महत्व होता है। यानी कि देखिए परीक्षण का मतलब हो गया एक तरह से आपको, एग्जामिन या परीक्षण का मतलब एक तरह से आपको टेस्ट करना है। टेस्ट किसका करना है? ये ऊपर जो एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये लैंग्वेज ओरिजिनेट्स वाला, इसका जो आपको है टेस्ट करना है। और इस स्टेटमेंट का टेस्ट किसके संदर्भ में करना है या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में करना है? तो लैंग्वेज हॉटस्पॉट और जो इंटेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट है, इनके संदर्भ में आपको ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है इसको एग्जामिन करना है। अब देखिए एग्जामिन होता क्या है, आप मुझे अपना आंसर देंगे, मैं उसको एग्जामिन करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसमें मिस्टेक है मैं उनको फाइंड आउट करूंगा, और अगर सही है तो मैं उसे सही कह दूंगा। यही यहाँ पे आपको करना है। ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है इसको आपको एग्जामिन करना है और आपको बताना है कि या तो ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है तो आपको अपने जो लॉजिक है, जो तर्क है, उसके माध्यम से प्रूव करना होगा कि ये स्टेटमेंट सही है। या फिर ये स्टेटमेंट अगर आपको गलत लग रहा है तो आपको अपने लॉजिक या तर्क के माध्यम से ये प्रूव करना होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब बात आती है कि ये क्वेश्चन चैलेंजिंग क्यों हो जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आपके लिए चुनौती भरा बनाती है, चैलेंजिंग बनाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? अगर केवल ऊपर वाला सेंटेंस होता, सपोज केवल ऊपर वाला सेंटेंस होता और ये नीचे भाषा हॉटस्पॉट और संकटापन्न भाषा हॉटस्पॉट को हटा दिया जाए, यानी कि यहाँ से हम लोग हटा दें जो आपके हॉटस्पॉट वर्ड है और इंटेंजर्ड हॉटस्पॉट, तब ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यानी कि केवल आपसे कहा गया है भाषा एक विशेष स्थान पे उत्पन्न होती है और इसके बोलने वालों के प्रवास के माध्यम से अन्य स्थानों पे फैलती है, और इस कथन का परीक्षण कीजिए, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। सिर्फ इतना क्वेश्चन है, ये सब कुछ नहीं बीच में आया है। तो अब क्या होगा, आपको तुरंत याद आने लगेगा कि हाँ आर्य जो है भारत में बाहर से आए थे। जो लैंग्वेज होती है जैसे इंग्लिश भारत में बाहर से आई है, तो आपको फैक्ट्स याद आने लगेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, आप कहेंगे ये इजी क्वेश्चन है। लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, जब इसमें भाषा हॉटस्पॉट और संकटापन्न भाषा हॉटस्पॉट लगा दिया वर्ड, तो ये क्वेश्चन आपको टफ लगने लगा। अब देखिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन उतना कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, इसलिए ये हमें क्वेश्चन टफ लग रहा है। अभी जब मैं आपको इसका आंसर दूंगा तो आप यही सोचेंगे कि इसका आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने ये भी आपको बताया कि ये चीज़ चैलेंजिंग ये क्वेश्चन क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाषा हॉटस्पॉट और संकटापन्न हॉटस्पॉट आ गया। अब जब मैंने पोल में पूछा तो 50% लोगों ने तो ये कहा कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में, लैंग्वेज हॉटस्पॉट और इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट के बारे में पहले पढ़ा ही नहीं था। बाकी 50% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ उन्होंने एक बार पढ़ा था। तो अब देखिए जिसने पढ़ा नहीं है, जाहिर सी बात है वो तो पैनिक हो जाएगा, और जिसने पढ़ा भी है उसको भी आंसर देने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। अब देखिए जब आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, ये भी समझ लीजिए कि आपको अवॉइड क्या करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन समझने पे अपनी एनर्जी खर्च करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। यानी कि यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको पहले चलिए हॉट स्पॉट ही बताता हूँ जिससे कि बातें क्लियर हो। अब सपोज आप हॉट स्पॉट नहीं पढ़ के गए होते, कि भाषा का हॉट स्पॉट क्या होता है आप नहीं पढ़ के गए होते, मान लीजिए ऑनेस्टली आपने कभी भी नहीं पढ़ा, तो क्या आप इसको समझ नहीं सकते हैं? देखिए एक हॉट स्पॉट क्या होता है, प्रकृति में एक हॉट स्पॉट क्या होता है, हमारे नेचर में एक हॉट स्पॉट क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है जीव जंतुओं की, उसे हम लोग हॉट स्पॉट कहने लगते हैं। तो डाइवर्सिटी या विविधता किसी स्थान को हॉट स्पॉट बना देती है। तो भाषा हॉट स्पॉट क्या होगा, जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हो, यानी ऐसे प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज एक साथ बोली जा रही हैं, या फिर कह लीजिए बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप्स हैं, वो भाषा हॉट स्पॉट हो जाएंगे। अच्छा संकटापन्न भाषा हॉट स्पॉट क्या होगा, जाहिर सी बात है ऐसे हॉट स्पॉट जहाँ पे थी तो बहुत सारी लैंग्वेज, लेकिन उनमें से कुछ लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों में कमी आ रही है, कुछ लैंग्वेज खत्म हो गई है, कुछ लैंग्वेज खत्म हो जाने की संभावना है। तो यानी कि वहाँ की कई सारी भाषाओं पे संकट है, तो ये संकटापन्न भाषा हॉट स्पॉट हो जाएगा।
अब मान लीजिए आप इसका आंसर देने लगे हैं और आप बता रहे हैं कि किस वजह से जो हॉट स्पॉट हैं उसपे वो इंडेंजर्ड हो जाते हैं या संकटापन्न हो जाते हैं। तो जो हॉट स्पॉट्स हैं वो इंडेंजर्ड कैसे हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे एक फैक्ट याद आता है कि अगर किसी प्लेस पे कोई महामारी फैल जाए, यानी कि कोई भी, जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं, तो ऐसी कोई महामारी फैल जाए और वहाँ की जो जनसंख्या है वो ख़त्म हो जाए, या सुनामी आ गई, इस तरह की कोई बात हो और वो जनसंख्या ख़त्म हो जाए, तो वो हॉट स्पॉट जो है इंडेंजर्ड की श्रेणी में चला जाएगा, यानी कि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंडेंजर्ड या संकटापन्न हो जाएगी। पर ये फैक्ट तो आपको याद आ गया, सही भी है, लेकिन क्या आपको इस फैक्ट को यहाँ पे यूज़ करना है? देखिए बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात हुई है माइग्रेशन की। किसी भी प्राकृतिक आपदा की, किसी भी जो आपकी नेचुरल डिजास्टर होती है, उसकी बात यहाँ पे की ही नहीं गई है। तो आपका पूरा आंसर जो होना चाहिए वो प्रवास से लिंक्ड होना चाहिए, माइग्रेशन से लिंक्ड। आप माइग्रेशन के अलावा कोई भी बात नहीं करेंगे। अब देखिए बात आती है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। इस बात को जैसे ही आप समझ गए, आंसर आपके माइंड में खुद ब खुद आने लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने एक दूसरी तरह से रखता हूँ, जिससे कि आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट बदल देता हूँ, या कह लीजिए अपनी भाषा में कर देता हूँ दूसरी तरह से। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी एक प्लेस पे उत्पन्न होती है, टेक्नोलॉजी जो है एक स्थान पे उत्पन्न होती है और फिर इसको यूज़ करने वाले जो लोग हैं इसको अन्य जगहों पे फैला देते हैं। तो मैंने कहा टेक्नोलॉजी एक प्लेस पे उत्पन्न होती है और फिर जो अलग अलग प्लेसेस हैं वहाँ फैल जाती है इसके यूज़ करने वालों के माध्यम से। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संदर्भ में आप इस कथन का इवेल्युएशन करें, यानी कि टेक्नोलॉजी जो एक स्थान पे उत्पन्न होकर अन्य स्थानों पे फैल जाती है, इसको आपको इवेल्युएट करना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संदर्भ में या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए आपका दिमाग तुरंत कैसे चलेगा। आप कहेंगे कि हाँ बात सही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स ने अमेरिका में बनाई, विंडोज़ का इस्तेमाल धीरे धीरे कंप्यूटर्स में किया जाने लगा और वो जो विंडोज़ है फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ध्यान में रखते हुए इस बात को बता दिया कि हाँ ये बात सही है कि जो टेक्नोलॉजी है एक प्लेस पे उत्पन्न होती है और अन्य प्लेसेस पे फैल जाती है। अब देखिए इसी चीज़ को आपको किस पे अप्लाई करना है, हमारे हॉट स्पॉट और संकटापन्न हॉट स्पॉटों पे। कैसे? देखिए माइक्रोसॉफ्ट की जगह यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट की जगह हॉट स्पॉट वर्ड आ जाता है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जगह लैंग्वेज वर्ड आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज। तो अब क्या हो गया, लैंग्वेज जो है एक प्लेस से चलती है और अन्य प्लेसेस पे फैल जाती है। कैसे? जो बोलने वाले लोग हैं उनके माध्यम से। और आपको हॉट स्पॉट के संदर्भ में इसका इवैल्यूएशन करना है, हॉट स्पॉट के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएशन करना है। तो अब आप क्या कहेंगे कि बात तो सही है। देखिए हॉट स्पॉट पे क्या होता है कि जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो अलग अलग लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं हॉट स्पॉट पे, कई सारी लैंग्वेज होती हैं। और ये लैंग्वेज आई कहाँ से होती है? प्रवास के माध्यम से आई होती है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि हॉट स्पॉट के संदर्भ में, यानी कि हॉट स्पॉट के रेफरेंस में, हॉट स्पॉट के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को इवेलुएट करने लगे कि हाँ जो माइग्रेशन है वो एक तरह से हॉट स्पॉट को जन्म देता है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल कर दूं तो एक तरह से मैं ये अगर आपके सामने क्वेश्चन रख दूं कि माइग्रेशन की वजह से हॉट स्पॉट बनते भी हैं और माइग्रेशन की वजह से ही हॉट स्पॉट को संकट भी उत्पन्न होता है, इंडेंजर्ड भी हॉट स्पॉट हो जाते हैं। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन एक तरह से यही पूछा गया इस क्वेश्चन में कि जो माइग्रेशन है उसकी वजह से हॉट स्पॉट बनते भी हैं और माइग्रेशन की वजह से हॉट स्पॉट जो है उनको नुकसान भी पहुंचता है। इसी बात को आपको प्रूव करना है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। एक बार देखिए मैं और समझाऊंगा, शायद कई लोगों को समझ आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार और समझाऊंगा। क्या कहा जा रहा है कि माइग्रेशन की मदद से जो लैंग्वेज है वो अन्य स्थानों पे फैल जाती है, जिसकी वजह से हॉट स्पॉट का निर्माण हो जाता है। पर अभी आगे हम लोग देखेंगे कि यही जो माइग्रेशन है ये ही जो है जब हॉट स्पॉट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इनको संकट में भी डाल देता है। अब देखिए इसके लिए कॉमन सेंस का यूज़ कैसे करना है, अभी अभी मैंने आपको दिखा दिया। मैंने टेक्नोलॉजी वर्ड को यूज़ किया और माइक्रोसॉफ्ट के संदर्भ में आपसे बात की और आप तुरंत समझ गए होंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो बस इसी तरह से कॉमन सेंस यूज़ होता है, यही कॉमन सेंस होता है। अब देखिए हाँ, इस क्वेश्चन को जानने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ कॉमन सेंस से यूज़ कर लेंगे। जैसे कि इंडिया में कौन सी लैंग्वेजेस हैं,
वर्ल्ड की जो मुख्य मुख्य भाषाएं हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको सब रटा होना चाहिए किताब, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। आप ऑप्शनल के विद्यार्थी हैं, आप सामान्य भाषा में इसका आंसर नहीं दे सकते। अब देखिए, लैंग्वेज हॉट स्पॉट के बारे में आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया है, यानी कि ये नहीं कहा गया है कि लैंग्वेज हॉट स्पॉट को परिभाषित कीजिए, इसका परिभाषा दीजिए। तो जब ये नहीं कहा गया है कि लैंग्वेज हॉट स्पॉट की आपको डेफिनेशन देना है, तो लैंग्वेज हॉट स्पॉट को डिफाइन करने में आप बहुत ज़्यादा वर्ड खर्च मत करिएगा, क्योंकि वर्ड आपको यूपीएससी लिमिटेड देता है 150। जैसे कि एक मान लीजिए सैनिक के पास लिमिटेड गोलियां होती हैं, उसी तरह से आपके पास लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो इनको वेस्ट नहीं करना है। तो जब लैंग्वेज हॉट स्पॉट है या माइग्रेशन है, इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं, बुरा नहीं होगा ये आइडिया कि अगर आप परिभाषा दें, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड्स को ख़राब मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी सारी बुलेट्स हवा में चला देंगे तो जहाँ पे एक्चुअल में चलाना है वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं अपने क्वेश्चन पे फाइनली, और यहाँ पे देखिए एक बात बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा और इंग्लिश में भी। पहले हिंदी में कर दूंगा, उसके बाद इंग्लिश में कर दूंगा। मिक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता है आपको तो समझ में आ जाता हो, पर मेरा फ्लो टूट जाएगा, और मैं चाहता हूँ जब मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो एक फ्लो में समझा पाऊँ। तो पहले हिंदी में समझाऊंगा, और जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो 3-4-5 मिनट का वीडियो आगे कर लें, उनको इंग्लिश वाला पार्ट जहाँ से शुरू है वहाँ पर मिल जाएगा, तो वो लोग इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो देखिए, भाषा एक विशेष स्थान पर उत्पन्न होती है और इसको बोलने वालों के प्रवास के माध्यम से अन्य स्थानों पर फैलती है। भाषा हॉट स्पॉटों और संकटापन्न हॉट स्पॉटों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, सीधे आंसर पे आते हैं। अब देखिए, मैंने जो आंसर लिखा है वो किस तरह से लिखा है। एक बात कहना चाहूँगा कि ये मत समझिएगा कि यही बेस्ट आंसर हो सकता है या आपको ऐसे ही लिखना है। आपका अपना तरीका होगा, आंसर देने का आपका अपना तरीका होगा। मैं आपको सिर्फ आंसर देना सिखा रहा हूँ, कैसे आंसर दिया जाता है, कैसे क्वेश्चन को समझा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक तरीका है और इसी तरीके से आप मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, समझिए, किसी प्रदेश में उपस्थित भाषाई विविधता भाषा हॉट स्पॉट के रूप में परिभाषित है। यानी कि किसी प्रदेश में जो भाषाई विविधता होती है उसी को हम लोग भाषा हॉट स्पॉट कहते हैं। बस मैंने एक लाइन में बता दिया। उसके बाद मैंने कहा, प्रवास भाषाई हॉट स्पॉट के निर्माण में सहायता करने वाला एक प्रमुख कारण है। यानी कि जो प्रवास या माइग्रेशन है उसकी वजह से जो भाषाई हॉट स्पॉट हैं उनका निर्माण होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अलग अलग प्लेसेस से यहाँ पे लोग आते हैं। कोई चाइना से आ गया, कोई फारस से आ गया, यानी कि ईरान तरफ से कोई आ गया मान लीजिए, कोई जो है यूरोप से आ गया, कोई और जगहों से आ गए। तो ये सब एक जगह पे मिले तो उससे जो है भाषाई हॉट स्पॉट का निर्माण होता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, और ये एग्जाम्पल आपके अपने हो सकते हैं जो भी आपको आते हैं। जैसे कि सिनो तिब्बती जो भाषाएं हैं वो चीन से आई और कहाँ कहाँ फैली, लद्दाख में, अपना जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उत्तर पूर्वी भारत में, म्यांमार में फैल गई और थाईलैंड में फैल गई। फिर भारत में जो यूरोपीय, यहाँ पे इंडो यूरोपीय वर्ड यूज कर सकते हैं, जो इंडो यूरोपीय भाषाएं हैं उनका भी प्रसार प्रवासियों द्वारा हुआ। यानी कि भारत में आज जो इंडो यूरोपीय भाषाएं बोली जा रही हैं बहुत सारी, वो सब भी कहाँ से आई हैं, प्रवासियों के द्वारा, माइग्रेंट्स के द्वारा। फारसी भाषा बोलने वाले लोग, देखिए फारसी भाषा बोलने वाले जो लोग भारत में आए थे, उन्होंने जब अपभ्रंश भाषा बोलने वाले जो भारत के पुराने लोग थे उनके साथ गहन संवाद किया, यानी कि बातचीत की, तो उससे उर्दू और हिंदी भाषा का जन्म हो गया। यानी कि ये सारे लोग जो माइग्रेंट्स थे, इनकी वजह से भारत में कई सारी भाषाएं आ गई। और सिर्फ भारत का एग्जाम्पल नहीं लिया, देखिए म्यांमार में, थाईलैंड में सिनो तिब्बती भाषा पहुंच गई, तो वर्ल्ड का भी एग्जाम्पल हो गया है। और इस प्रकार नई भाषाओं का आगमन और उनका अन्य भाषाओं से गहन संवाद भाषाई हॉट स्पॉट के निर्माण में सहायता करता है। यानी कि जब नई भाषाएं हमारे यहाँ आती हैं और इनका अन्य भाषाओं से गहन संवाद होता है, यानी कि आप जैसे हैं और अलग भाषा बोलते हैं, मान लीजिए आप बिहार से अलग भाषा बोलते हैं, मैं यूपी से हूँ अलग भाषा बोलता हूँ, और जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो इससे एक नई तरह की भाषा धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। यानी कि एक भाषाई हॉट स्पॉट बनने लगता है जहाँ पे कई सारी अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। फिर देखिए आगे मैंने लिखा है, किंतु प्रवास भाषाई हॉट स्पॉट की भाषाई विविधता के लिए संकट भी उत्पन्न कर सकता है। यानी कि जो माइग्रेशन है वो जो हमारे भाषाई हॉट स्पॉट है, जो हमारे लैंग्वेज के हॉट स्पॉट हैं, वहाँ पे जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं उनके लिए खतरा भी हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, अब देखिए, किसी प्रदेश विशेष के प्रवासी जब अपनी भाषा को अन्य प्रदेश की भाषा से प्रतिस्थापित कर देते हैं
तो उस भाषा को बोलने वालों की संख्या में कमी आती है और परिणाम स्वरूप भाषा संकटग्रस्त हो जाती है। यानी कि मान लीजिए ये एक प्लेस है और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। मान लीजिए 3 ग्रुप हैं। अब इन 3 ग्रुप्स में से मान लीजिए क्या होता है, एक ग्रुप माइग्रेशन कर जाता है, दूसरी जगह पे चला जाता है और इस जगह पे जहाँ पे ये गया है यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसको यूज़ करने लगता है, अपनी भाषा को छोड़ देता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला ये वाला जो हमारा प्लेस है यहाँ पे क्या होगा कि इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या में कमी आने लगेगी और जो भाषा है वो क्या होगा, ख़त्म होने लगेगी। तो अब देखिए ये जो भाषा का हॉट स्पॉट था जहाँ पे कई सारी भाषाएं थी, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक भाषा कम होने लगी। तो इस तरह से जो इंडेंजर्ड हॉट स्पॉट की बात या संकटापन्न हॉट स्पॉट की बात की गई है उसका भी आंसर मैं दे रहा हूँ। तो इंडेंजर्ड हॉट स्पॉट का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके रेफरेंस में या फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में भी मैं जो प्रवास है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि जब एक भाषा को बोलने वाले लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यूपी से दिल्ली चला जाऊँ या हरियाणा चला जाऊँ और हरियाणा की भाषा बोलने लगूँ, तो मेरी जो यूपी की भाषा है वो कमज़ोर होती है। ये चीज़ मैंने कही है, सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। इसी प्रकार प्रशासनिक आदि कार्यों में किसी भाषा का प्रभुत्व अन्य भाषाओं के लिए संकट उत्पन्न करता है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह के काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के, मान लीजिए वहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज आ जाए जो एकदम अलग है। तो जैसे कि एग्जांपल से समझिए, भारत में आई थी इंग्लिश और हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो भी पुलिस है, हर जगह पे यही लैंग्वेज यूज़ होने लगी। तो इससे क्या हुआ, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, उनको जो है नुकसान पहुंचा। तो इसी का मैंने देखिए एग्जाम्पल भी दिया है कि 16वीं सदी में एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, 4 महाद्वीप हैं, इनमें जब इंडो यूरोपियन भाषाओं के प्रभुत्व ने स्थानीय भाषाओं को गहरी क्षति पहुंचाई। यानी कि यही मैंने बात कही है कि जब इंडो यूरोपीय भाषाएं एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में घुसी तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और कई भाषाएं तो लुप्त हो गई, यानी गायब हो गई, कई भाषाएं खत्म हो गई। जो कि जो भाषाई हॉट स्पॉट की भाषाई विविधता है उसके ऊपर प्रवास के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है कि किस तरह से प्रवास जो है एक तरह से निगेटिवली इफेक्ट करता है जो भाषाई हॉट स्पॉट है उसकी भाषाई विविधता को। तो इस प्रकार जहां एक और प्रवास भाषाई हॉट स्पॉट के विकास में सहायता करता है, वहीं यह भाषाई हॉट स्पॉट की भाषाई विविधता के लिए संकट भी उत्पन्न करता है। यानी कि जो एक तरह से हॉट स्पॉट है उन्हें इंडेंजर्ड कर देता है। तो देखिए शुरू के पार्ट में मैंने क्या किया है, शुरू में मैंने जो भाषाई हॉट स्पॉट है उसके ऊपर माइग्रेशन के पॉजिटिव इफेक्ट दिखा दिए और लास्ट में मैंने निगेटिव इफेक्ट दिखा दिए और उसके बाद एक अपना कंक्लूजन दे दिया। अब यहाँ से देखिए मैं जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। आई होप हिंदी वालों को तो समझ आ गया होगा। देखिए, ए लैंग्वेज ओरिजिनेट्स at a particular place and diffuses to other locations through the migration of its speakers. Examine the statement in the context of language hotspots and endangered language hotspots. क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे वो इसका आंसर करेंगे। तो द लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन इज डिफाइंड एज ए लैंग्वेज हॉटस्पॉट। मैंने देखिए कुछ वर्ड शुरू के खर्च किए कि लैंग्वेज हॉटस्पॉट क्या होता है। अब अगर इसकी आप इंटरनेट पे परिभाषाएं पढ़ेंगे तो कई सारी मिल जाएंगी, पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो लैंग्वेज हॉटस्पॉट को पढ़ के नहीं गया, तो सिंपल वर्ड्स में मैंने लिख दिया कि किसी स्थान पे जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी होती है, किसी भी रीजन में जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी होती है वही लैंग्वेज हॉटस्पॉट के रूप में जानी जाती है। तो माइग्रेशन वर्क्स एज ए प्राइमरी फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ ए लैंग्वेज हॉटस्पॉट। यानी कि जो हमारा माइग्रेशन है वो प्राइमरी फैक्टर है किसी भी लैंग्वेज हॉटस्पॉट के इवोल्यूशन में। फिर देखिए सिनो तिब्बतन लैंग्वेजेस, चलिए इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए ये एक प्लेस है, इस प्लेस पे क्या हुआ, चलिए इंडिया का एग्जांपल लीजिए। सपोज इंडिया में हम लोगों ने क्या देखा, देखिए आर्य लोग आए, इसके साथ ही और कौन से लोग आए, ईरान वगैरह से लोग आए, और देखिए हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स वगैरह यानी कि यूरोप से लोग आए, हमारे यहाँ जो चाइना वगैरह यहाँ से भी चलता रहा इंटरेक्शन। तो इन सब जगहों से जब लोग आए तो वो अपने साथ अपनी लैंग्वेजेस को लेके आए, और जब वो अपनी लैंग्वेजेस को लेके आए तो वो लैंग्वेज इंडिया में धीरे धीरे डिस्पर्स हो गई। जब वो लैंग्वेजेस इंडिया में डिस्पर्स हुई तो इंडिया जो है एक तरह से मल्टीलिंगुअल कंट्री बन गया। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि एक तरह से लैंग्वेज हॉट स्पॉट को बनाने में जो माइग्रेशन है वो प्राइम फैक्टर होता है।
अब देखिए इसके मैंने कुछ एग्जांपल दिए जैसे कि सिनो तिब्बतन लैंग्वेज डिस्पर्स्ड फ्रॉम चाइना टू लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। यानी कि जो हमारी सिनो तिब्बतन लैंग्वेजेस हैं वो चाइना के थ्रू इंडिया में डिस्पर्स हुई थी, और कहाँ कहाँ डिस्पर्स हो गई, लद्दाख में और नॉर्थ ईस्ट में, और केवल इंडिया में नहीं हुई, वर्ल्ड की भी बात करें तो म्यांमार और थाईलैंड में डिस्पर्स हो गई। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस वर डिस्पर्स्ड इन इंडिया बाय माइग्रेंट्स। अब जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, जो इतनी सारी हम लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस इंडिया में देखते हैं, वो माइग्रेंट्स के थ्रू आई थी। इसी तरह से देखिए जब पर्शियन और अपभ्रंश के बीच में क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन पर्शियन एंड अपभ्रंश लैंग्वेज हैज गिवन बर्थ टू हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। यानी कि जब पर्शियन और अपभ्रंश के बीच में एक क्लोज इंटरेक्शन हुआ तो उसकी वजह से हिंदी और उर्दू सामने आई। तो so close interaction between the speakers of the diverse language families resulted in convergence across languages and helps the evolution of a language hotspot। यानी कि जो अलग अलग डाइवर्स लैंग्वेज फैमिलीज के लोग हैं, जब उनके बीच में एक क्लोज इंटरेक्शन होता है, जब बातचीत होती है उनके बीच में, तो इससे क्या होता है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो एक तरह से फैलती हैं और नई नई लैंग्वेजेस भी सामने आती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा हिंदी और उर्दू। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इससे क्या होता है, एक लैंग्वेज हॉटस्पॉट का इवोल्यूशन होता है, यानी एक ऐसे प्लेस का जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज हैं। देखिए तो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है बट माइग्रेशन आल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर द लिंगुअल डाइवर्सिटी ऑफ ए लैंग्वेज हॉटस्पॉट। जो माइग्रेशन है वो, जो एक लैंग्वेज हॉटस्पॉट की लिंगुअल डाइवर्सिटी है, उसके लिए कुछ चैलेंजेस भी खड़े करता है, कुछ डेंजर भी खड़े करता है। कैसे? When migrants of a particular region substitute their language by the language of another region, it results in a lesser number of people speaking that particular language and language becomes endangered। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सपोज ये एक प्लेस है, अब यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 लैंग्वेजेस बोली जाती है और ये सपोज सेकेंड प्लेस है। क्या होता है, ये जो सेकेंड टाइप की लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, मान लीजिए ये धीरे धीरे माइग्रेशन करने लगते हैं इस प्लेस में, और क्या करते हैं, चलिए बहुत ही सिंपल समझने के लिए यूपी बिहार बना लेते हैं। ये मान लीजिए यूपी है और चलिए इसे हरियाणा मान लेते हैं। ये हमारा ग्रीन वाला हरियाणा हो गया। यूपी के लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हरियाणा जाते हैं और अपनी भाषा को छोड़ के हरियाणवी अपना लेते हैं। तो जो यूपी की भाषाएं हैं उसे बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से एक लैंग्वेज हॉट स्पॉट से कम हो गई। तो अगर ये चीज़ हर लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होने लगेगी, यानी कि लोग जाने लगेंगे और अपनी लैंग्वेज को भी छोड़ने लगेंगे, जो माइग्रेंट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज को अगर छोड़ने लगेंगे, दूसरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो जो लैंग्वेज हॉट स्पॉट की डाइवर्सिटी है वो ख़त्म होने लगेगी। अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं लैंग्वेज हॉट स्पॉट पे, वो ख़त्म होने लगेंगी। फिर देखिए सिमिलरली द डोमिनेंस ऑफ वन लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन और अदर इम्पॉर्टेंट फील्ड्स प्रेजेंट्स चैलेंजेस फॉर अदर रीजनल लैंग्वेजेस। तो जो हमारा मान लीजिए कि कोई भी रीजनल लैंग्वेज, चलिए ऐसे समझते हैं ये एक प्लेस है, यहाँ पे मान लीजिए कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन क्या होता है कि एक लैंग्वेज कोई ऐसी बना दी जाती है जो हर काम में यूज़ हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ हो रही है, एजुकेशन में यूज़ हो रही है, हर महत्वपूर्ण काम में। तो क्या होगा, ये जो रीजनल लैंग्वेज है वो ख़त्म होने लगेंगी, क्योंकि जो यूज़फुल लैंग्वेज है सभी उसी को सीखेंगे। जैसे इंडिया में इंग्लिश के बारे में हुआ, तो एक तरह से क्या होता है कि जब एक लैंग्वेज डोमिनेट करती है बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर किसी भी फील्ड में या कई सारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स में, तो इसकी वजह से जो हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी है उसको खतरा होने लगता है। तो अब देखिए एक तरह से जो हम लोगों को बात कही गई थी कि इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉट स्पॉट, तो इनके ऊपर यानी कि जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉट स्पॉट होते हैं, इनको हम माइग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में या फिर माइग्रेशन को इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉट स्पॉट के कॉन्टेक्स्ट में अब हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। तो पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि जब लोग अपनी लैंग्वेज सब्स्टिट्यूट करने लगते हैं, और दूसरे में देख रहे हैं कि डोमिनेंस। तो इसका मैंने एग्जांपल दिया, इन द 16th सेंचुरी द डोमिनेंस ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस इन ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका हैज डैमेज्ड रीजनल लैंग्वेजेस बैडली एंड मेनी ऑफ देम हैव बिकम एक्सटिंक्ट व्हिच मेंशंस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन लैंग्वेज हॉटस्पॉट। इसका एग्जांपल हो गया कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जब ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में घुस गई थी 16वीं सदी में, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, बड़ा बैड इफेक्ट पड़ा, और इसकी वजह से जो कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो समाप्त हो गई, और कई सारी जो है समाप्त होने के पास आ गई है। इंडिया में भी ये चीज़ हम देख सकते हैं। सो ऑन द वन हैंड माइग्रेशन हेल्प्स इन द एवोल्यूशन ऑफ ए लैंग्वेज हॉटस्पॉट
एंड इट ऑल्सो पोजेस रिस्क फॉर अ हॉट स्पॉट। यानी कि देखिए जो माइग्रेशन है वो एक जो लैंग्वेज हॉट स्पॉट है उसके एवोल्यूशन में एक तरफ हेल्प करता है, लेकिन माइग्रेशन की वजह से कोई जो हॉट स्पॉट है लैंग्वेज हॉट स्पॉट वो इंडेंजर्ड भी हो सकता है। तो देखिए शुरू के जो पॉइंट्स थे, जो हमारे शुरू के ये वाले पॉइंट्स थे, इसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि जो हमारा माइग्रेशन है वो कैसे प्रमोट करता है हमारे लैंग्वेज हॉट स्पॉट्स को। और उसके बाद के पॉइंट्स में हम लोगों ने देख लिया कि माइग्रेशन जो है कैसे एक तरह से जो लैंग्वेज हॉट स्पॉट है उनको इंडेंजर्ड बना देता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर अच्छा लगा होगा।